हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 1 का है। और आज तक हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले तो हम चैप्टर 1 आवर एनवायरनमेंट कर रहे थे, जिसमें हमने बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था और इसके अलग अलग फैक्टर हमने स्टडी किए थे। ठीक है, जिसमें हमने देखा था प्लांट्स के बारे में और दूसरा एनिमल्स के बारे में। फिर नेक्स्ट था माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिनको डिकम्पोज़र भी बोलते हैं। फिर हमने स्टडी की थी कुछ एक्टिविटीज़। उसके बाद हमने वर्मिंग कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा अबायोटिक एनवायरनमेंट, और जिसमें हमने अलग अलग तरह के फैक्टर पढ़े थे। इनमें कौन कौन से फैक्टर थे? वाटर था, दूसरा एयर, तीसरा लाइट और चौथा था आपका टेम्परेचर। ओके, तो ये सारे, और एक था सॉइल। तो ये सारे कंपोनेंट हमने पढ़ लिए थे। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है इंटरेक्शन इन द एनवायरनमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द इंटरेक्शन इन द एनवायरनमेंट? तो इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जो आपका किस तरीके से जो ऑर्गेनिज़म है, प्लांट है, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के रखते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, या फिर किस तरीके से वो एक दूसरे के यूज़ में आते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल दीज आर इंटरडिपेंडेंट इन दियर फूड रिलेशनशिप। सबसे पहले बात तो जो प्लांट है और एनिमल्स है, ये दोनों कैसे होते हैं? इंटरडिपेंडेंट। इंटर का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर करते हैं। इन दियर फूड रिलेशनशिप बेसिकली किसके लिए होते हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट फूड के लिए। देयर आर एनिमल्स दैट फीड ऑन द प्लांट्स। तो एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। मैनी ऑफ सच एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स विच इन टर्न आर ईटन बाय सम अदर एनिमल्स। अब देखो, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं, और जो दूसरे एनिमल है वो किसी अगले एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं। एंड दस इन देयर इज़ दस अ फूड चेन इन द नेचर। तो इस तरीके से नेचर में एक क्या बन जाता है? फूड चेन बन जाती है। फूड चेन का मतलब क्या हुआ? एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को, दूसरा तीसरे को खाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, डियर एंड लॉयन। अब देखो, ये किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ग्रास जो है, जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है, ग्रास जो है प्रोड्यूस हो रही है, घास बहुत सारे अमाउंट में आपको दिखाई देती है, तो इसको कौन खाता है? डियर। ठीक है, डियर जो है, जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर में आता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर भी बोलते हैं। ओके, और डियर को कौन खाता है? लॉयन खाता है। तो लॉयन जो है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर आता है। तो इस तरीके से एक चीज़ जो है दूसरे के द्वारा, दूसरी जो है तीसरे के द्वारा खाई जा रही है, तो इसको बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिस्ट्रियल फूड चेन। अब ये जो नया वर्ड है यहाँ पर, टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है जो सॉइल के ऊपर जो है रहते हैं, ज़मीन के ऊपर जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं टेरिस्ट्रियल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका फूड चेन जो है चल रहा होता है और ज़मीन के ऊपर जो रहते हैं, उसको बोलते हैं टेरिस्ट्रियल फूड चेन। व्हेन सच अ चेन एग्जिस्ट बिटवीन द एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल, इट मेक्स अप एन एक्वाटिक फूड चेन। अब देखो, दूसरा टर्म आता है एक्वाटिक। अब ये एक्वाटिक क्या टर्म है? एक्वाटिक टर्म यूज़ होता है बेसिकली उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो वाटर में रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं, उनमें भी फूड चेन चलता है, तो उस फूड चेन को बोलते हैं एक्वाटिक फूड चेन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी से हम पता लगाएंगे कि कौन से तरीके का जो फूड चेन है आपको नेचर में जो है दिखाई दे रहा है, और इन ऑर्गेनिज्म के बीच में कौन से तरीके का फूड चेन है। तो आपको यहाँ पर 3 केसेस दिए हैं, ए, बी और सी, और आपने जो है वर्ड यूज़ करने हैं और जो बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, टू मेक अ फूड चेन, और हमने जो है एक फूड चेन बनानी है और आइडेंटिफाई करना है कि वो जो फूड चेन है वो टेरेस्ट्रियल है या फिर एक्वाटिक है। तो ये तीनों फूड चेन हमने देखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो है आउल, ग्रास, ग्रास हॉपर, रैट और स्नेक। अब इनको हम क्या करेंगे?
इनको हम सीक्वेंस में लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन इसमें प्रोड्यूसर है। तो ये देखो इनमें प्रोड्यूसर कौन होगा, ग्रास। ठीक है, ग्रास जो है यहाँ पे भी हमने पढ़ा है कि वो प्रोड्यूसर है। तो ग्रास को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम ग्रास हॉपर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर को कौन खाता है, रैट। और रैट को कौन खाता है, स्नेक। स्नेक को कौन खाता है, आउल। तो इस तरीके से ये एक फूड चेन बनता है। ठीक है, तो ग्रास को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, ग्रास हॉपर को क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, रैट को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर, और इस तरीके से इसको सुपर कंज्यूमर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक फूड चेन तैयार होता है। तो ये फूड चेन जो है आपको कहाँ दिखाई देता है, ये आपको ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है, सॉइल के ऊपर दिखता है। तो इस तरीके के फूड चेन को हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल फूड चेन। ठीक है, मतलब पानी से बाहर दिखता है ना हमारे को ये फूड चेन, तो ये जो है टेरेस्ट्रियल फूड चेन में आता है। ओके, दूसरा है आपका, एक अलग ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, जैसे डॉल्फिन है, स्नेल है, टूना है और प्लैंकटोन है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, अब देखो डॉल्फिन कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है। ठीक है, स्नेल भी जो है पानी के नज़दीक रहती है, टूना जो है फिश का टाइप है, और प्लैंकटोन जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो इनको हम फिर से सीक्वेंस में लगाएंगे। तो जो प्लैंकटोन है, प्लैंकटोन जो है सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म उससे थोड़े बड़े ऑर्गेनिज्म के थ्रू खाया जाता है। तो इसमें स्नेल आते हैं, स्नेल किसको खाता है, प्लैंकटोन को। ठीक है, तो स्नेल को कौन खाएगा, टूना जो एक फिश है, और टूना को कौन खाएगा, डॉल्फिन। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक फूड चेन बन जाता है। और ये जो फूड चेन है कहाँ पर दिखाई देता है हमारे को, ये हमारे को पानी में दिखाई देता है। तो इसको हम एक्वाटिक फूड चेन बोलेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक और फूड चेन है सी, जिसमें दिया है शार्क, फिश, सील और एल्गी। ओके, अब जो शार्क है आपको पता है कि पानी के अंदर होती है, बहुत बड़ी होती है। फिश जो है थोड़ी छोटी होती है, सील जो है वो भी आपने देखी होगी, और एल्गी, एल्गी जो है ये ग्रासेस टाइप होती है जो कि पानी में मिलती है। तो ये जो प्रोड्यूसर में आ गया, तो सबसे पहले हम एल्गी को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिश को रखेंगे। क्यों, क्योंकि फिश जो है एल्गी को खाती है। और फिश के बाद सील, सील जो है फिश को खाती है, और सील को कौन खाता है, शार्क। तो इस तरीके से ये भी एक फूड चेन बन गया। और इसको हमको किस तरीके का फूड चेन बोलेंगे, एक्वाटिक फूड चेन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी पानी के अंदर होता है। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया हमारा फूड चेन और इंटरेक्शन इन द एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द मिनरल साइकिल। अब ये मिनरल साइकिल क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो आपका ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपके फंजाई है, वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और वो जो डिकम्पोज होकर के कहाँ चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चल जाते हैं, और सॉइल में वो क्या बना देते हैं, मिनरल्स बना देते हैं। तो यही मिनरल साइकिल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिनरल साइकिल किस तरीके से स्टार्ट होता है, और कहाँ पर जा कर के इसका यूज़ होता है, और कैसे ये साइकिल बनता है। तो there is a relationship between the biotic and abiotic component of our environment। तो बायोटिक और अबायोटिक के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो ये हमने पीछे पढ़ लिया था कि एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। तो इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप होता है। द अबायोटिक सब्सटेंसेस सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द प्रोड्यूसर। तो क्या होता है, जो अबायोटिक सब्सटेंसेस है, मतलब जो सांस नहीं लेते, अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन आ गए थे, आपके एयर था, टेम्परेचर था, सॉयल था, है ना। तो ये जो अबायोटिक सब्सटेंसेस है, ये सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट टू द प्रोड्यूसर। तो किसको जाते हैं, ये प्रोड्यूसर को जाते हैं। तो प्रोड्यूसर में कौन आता है, ग्रासेस। ठीक है, द प्रोड्यूसर प्रिपेयर फूड फॉर द कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ग्रासेस क्या करती है, ये अपना भोजन बनाते हैं, खुद के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। ठीक है, जो कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर जो उसको खाता है ना, उसके लिए फूड बनाते हैं। बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आफ्टर देयर डेथ आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय डिकम्पोजर। अब दोनों, जो प्रोड्यूसर हो या फिर कंज्यूमर हो, जब वो दोनों मर जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो टूट जाती है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, और सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होकर के डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोजर के द्वारा वो डिकम्पोज की जाती है। डिकम्पोजर में कौन आता है, फंजाई और बैक्टीरिया। ओके, द न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू सॉयल, एयर एंड वाटर। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल के अंदर चले गए, वो कहाँ चले जाएंगे, फिर वो रिटर्न होकर के सॉयल, एयर और वाटर में मिक्स हो जाएंगे। ओके, दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन
यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो सॉइल में चल जाएंगे तो ऐसे थोड़ा ना रहेंगे, और सॉइल में भी फिर रूट्स के थ्रू ये प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किए जाते हैं। ओके, एंड द होल साइकिल इज दस रिपीटेड कंटिन्यूसली। तो इस ये पूरा साइकिल जो है बार बार कंटिन्यूसली जो है रिपीट होता रहता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मरते रहते हैं और फिर से अपना न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में डालते रहते हैं, सॉइल में प्लांट उसको यूज़ करते हैं, फिर से प्राइमरी प्रोड्यूसर और आपके प्राइमरी कंज्यूमर, इस तरीके से साइकिल बनता रहता है। दिस साइक्लिंग ऑफ मटेरियल थ्रू द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड मिनरल साइकिल। तो इस तरीके से ये जो साइक्लिंग होती है इन मिनरल्स की बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के थ्रू, तो उसको बोलते हैं मिनरल साइकिल। ओके, तो मिनरल साइकिल, अब इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। तो ये आपका फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से साइकिल स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। तो सॉइल से स्टार्ट होता है और सॉइल में ही ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि सॉइल से ही जो है, सॉइल के अंदर ही मिनरल भी जाते हैं और सॉइल के थ्रू ही मिनरल जो है प्रोड्यूसर भी उनको लेता है। तो सॉइल में मिनरल्स है। ओके, फिर मिनरल्स को किसने लिया? ग्रीन प्लांट्स, जो प्रोड्यूसर कहलाते हैं वो ग्रीन प्लांट्स जो है वो रूट के थ्रू सॉइल से मिनरल्स लेंगे। ओके, अब ये जो ग्रीन प्लांट्स है, अब इनको खा लिया एनिमल्स ने, ठीक है। तो एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे। और अगर ग्रीन प्लांट्स को नहीं खाया तब भी ये मर जाएंगे, ऐसे तो ना हमेशा जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स जो है मर करके डेड प्लांट्स जो है यहाँ पर मतलब डेड हो जाते हैं, फिर से वो नेचर में रहते हैं। फिर आपके जो एनिमल है जिनको कंज्यूमर बोला जाता है, अगर एनिमल्स जो है अपनी लाइफ पूरी करके मर गए तो वो भी जो है नेचर में रहेंगे। अगर किसी प्लांट या दूसरे एनिमल ने उसको खा लिया तब भी वो नेचर में रहेगा, ठीक है। तो अब अगर एनिमल ड्रॉपिंग के थ्रू अगर एनिमल्स को हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर वो जैसे मर गया तो उसको वो कहाँ चला जाएगा? मिट्टी के ऊपर ही रहेगा ना। तो फिर उसको जो है डिकम्पोज कर लिया जाएगा, किसके थ्रू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। अगर मान लो कोई स्कीवेंजर वगैरह उनको खाता है तब ठीक है, अगर नहीं खाता है तो वो फिर मिट्टी उसको जो है क्या करती है? डिकम्पोज कर देती है। मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनको डिकम्पोज कर देते हैं। फिर वो डिकम्पोज होकर के कहाँ चला जाता है? मिनरल्स के रूप में फिर से सॉइल में चला जाता है, ठीक है। अगर उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो है नहीं खाया, किसी दूसरा ऑर्गेनिज्म ने नहीं खाया, तब भी वो जो डेड प्लांट्स और एनिमल है वो फिर से नेचर में रहते हैं, सॉइल के ऊपर गिर करके फिर से मिनरल्स बनाते हैं और मिनरल्स फिर से कहाँ चला जाता है? सॉइल में चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो दोनों तरीके से प्लांट हो एनिमल हो, वो किसी भी वे से जो है फाइनली कहाँ चला जाता है? उनका जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर ऑल टाइम। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो रेस्पायर करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, सब टाइम करते हैं ना। हम भी तो सांस लेते हैं कंटिन्यूसली। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बोथ द प्लांट एंड एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो सांस लेते हैं तो क्या जाता है उनकी बॉडी में? ऑक्सीजन। और जब वो सांस छोड़ते तो क्या जाता है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो गेट एडिड टू द एटमोसफेयर। तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बॉडी से बाहर निकलती है वो एटमोसफेयर में चली जाती है व्हेन बर्निंग ऑफ वुड। अगर हम लकड़ी को जलाते हैं या फिर कोल को जलाते हैं, पेट्रोल को लेते हैं, तो ये भी क्या करते हैं? इनसे भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो नेचर में जाता है। हमारी बॉडी से तो जाता ही जाता है, इन चीज़ों की बर्निंग से भी जाता है। दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द नेचर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर में जो है क्या होता है? लेवल जो है बढ़ता जाता है। प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमने फोटोसिंथेसिस टर्म पीछे पढ़ लिया था। तो प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, विच दे परफॉर्म अलॉन्ग विद रेस्पिरेशन। तो जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू ये जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। और कब होता है ये? दिन के टाइम में होता है। दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि इनको लाइट चाहिए होती है। एंड दस द बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। तो इस तरीके से एक बैलेंस जो है मेंटेन रहता है नेचर में। किसके बीच में? बैलेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी ली जाती है और छोड़ी जाती है, और उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ऑक्सीजन लेती है, तो ये एक साइकिल चला रहता है। तो इसमें एक और साइकिल दिया है, नेचर ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेचर जो है इसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। अब देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, ठीक है, और कंबस्शन में भी यूज़ होती है। कोई चीज़ जलाते हैं ना तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो
जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जब करते हैं हम तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर के कहाँ जाती है, फोटोसिंथेसिस में जाती है, ठीक है। और बर्निंग के थ्रू जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो भी कहाँ जाती है, फोटोसिंथेसिस में जाती है। और फोटोसिंथेसिस जब होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है तो वो नेचर में जाती है, ठीक है। तो एक देता है एक लेता है, इस तरीके से एक साइकिल चला रहता है और बैलेंस इनमें मेंटेन रहता है। We thus realize that in our environment, its living and non-living component keep on interacting with one another. तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि एनवायरनमेंट में लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग कंपोनेंट हो, वो एक दूसरे के बीच में क्या बना के रखते हैं, इंट्रैक्शन बना के रखते हैं, ठीक है। दिस मेक अवर एनवायरनमेंट अ डायनेमिक सिस्टम। तो इस तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट